चलिए फिर शुरू करते हैं आज अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन का मतलब है हम विश्व इतिहास पढ़ने जा रहे हैं आज। और जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आर्ट एंड कल्चर में 5 वीडियोस हैं। उसके बाद आपको पीडीएफ भी ग्रुप पर डाल दी गई है, अच्छे से उन्हें कवर कर लेना, फिर आज से शुरू कर देना विश्व इतिहास का जो भाग है। और इसको लेकर देखो धमकी भी आ गई थी कि ये सीरीज कंटिन्यू कर दो, नहीं तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। और जब सब्सक्राइबर ही नहीं होंगे तब पढ़ाएंगे किसको हम, है कि नहीं? तो इसीलिए सब्सक्राइबर रखने बहुत जरूरी है। तो फिर आज क्लास को कर लेते हैं। साथ ही विश्व इतिहास के क्वेश्चंस जब दिए गए तो उसके आंसर क्यों नहीं आ रहे थे? आंसर ना आने का रीजन था कि कंटेंट नहीं था। कंटेंट के स्तर पर हम पढ़ते नहीं है, प्रीलिम्स के स्तर पर क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। और विश्व इतिहास का जो भाग है ये मेंस के सिलेबस में ही आता है, इसलिए इसको यहीं पर पढ़ा जाता है केवल, और ज्यादा कंटेंट की कमी देखने को मिलती है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम प्रीवियस ईयर को पहले खंगाल लेंगे और वो प्रीवियस ईयर खंगालने के बाद पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं साल दर साल। और वो आपके देखोगे जब 16 डेज का शेड्यूल बनाया गया वहां वही टॉपिक शामिल किए गए। उसी के अंतर्गत एक टॉपिक है अपना अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन रहा हो, चाहे आपका औद्योगिकीकरण रहा हो, चाहे आपका फ्रांस की क्रांति रहा हो, इन सारी क्रांतियों से साल दर साल आपके क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो आज अमेरिकन रिवॉल्यूशन देखेंगे और बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे। लोड नहीं लेना है बिल्कुल दिमाग पर, है ना? रिवॉल्यूशन को एकदम कहानी की तरह समझना है, बिल्कुल जैसे भारत में राष्ट्रवादी घटनाएं हुई और भारत को औपनिवेशिक आजादी मिलती है। ये तो हम सब पढ़ते हैं ना, मॉडर्न जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो भारत को जैसे औपनिवेशिक आजादी मिली, सेम वही घटना आपको अमेरिका में दिखेगी कि अमेरिका को भी जब औपनिवेशिक आजादी मिलेगी। बस जो घटनाक्रम है थोड़ा सा यूनिक होगा। यहाँ पर यूनिक कैसे होगा उसको भी समझते हैं। यूनिक ऐसे होगा कि अमेरिका जो है आपका ब्रिटेन का उपनिवेश था, लेकिन ब्रिटेन का उपनिवेश के साथ साथ यहां ब्रिटिशर्स ही थे जो कॉलोनी में स्थापित किए गए थे। यानी कि जो ब्रिटेन से आपके जो कुछ ब्रिटिशर्स ही थे जो आपके यहां कॉलोनी 13 आपके राज्य ही दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ध्यान से देखो। 13 जो कॉलोनी दिखाई दे रही हैं, इन 13 कॉलोनीज में कौन रहता था? 13 कॉलोनीज में आपके ब्रिटिशर्स ही रहते थे। इसके पहले थोड़ी कहानी और बैकग्राउंड को समझते हैं। क्योंकि जब अमेरिका में क्रांति होती है, जब बोस्टन टी पार्टी की घटना आप सभी ने सुनी होगी, बोस्टन टी पार्टी की घटना होती है, इसके बाद क्रांति के स्वर और तेज होते हैं। तो यूं ही एक दिन तो नहीं हो गई होगी। और दूसरी बात है कि क्यों भैया ये ब्रिटिशर्स ही थे जो इन्होंने क्यों बगावत कर दी, अपने ही देश के विरुद्ध बगावत क्यों कर देंगे? ये सारे प्रश्न आने चाहिए दिमाग में कि नहीं आने चाहिए? तो ये सारे प्रश्नों का आपको उत्तर कैसे मिलेगा? जब कहानी घटनाक्रम समझ लोगे तो फिर आप कारणों पर, जब आपको कारण आपसे पूछा जाएगा ना, तो इजीली आप उसके कारण टैकल कर लोगे। ठीक है, एक सेकंड रुकना यार, ये पेन नहीं काम कर रहा है। अब भाई चलो कहानी की तरह समझना कि क्यों बेवफा हुए। अब बेवफा इसलिए हुए कि समझते हैं पहले। 1600 की बात होती है और 1600 में क्या रहता है, जो यूरोपीय देश होते हैं, यूरोपीय देशों की जो कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां व्यापार के उद्देश्य से अपने देश के बाहर कुछ स्थल ढूंढती हैं। और कुछ स्थानों में ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसने आपका एक स्थान खोजा जो आपका नॉर्थ अमेरिका का था ये स्थान। ठीक है, ध्यान से समझना। भारत को भी एक उपनिवेश के रूप में खोजा, अफ्रीका को भी एक उपनिवेश के रूप में खोजते हैं। अब उपनिवेशों को खोजने का उद्देश्य क्या था? इनका सीधा उद्देश्य था शुरुआती स्तर पर ट्रेड ज्यादा से ज्यादा करना, और ट्रेड में यहां से रॉ मटेरियल ब्रिटिश लेकर आना। अगर वह फ्रांस की कंपनी है तो फ्रांस की कंपनी का उद्देश्य भी क्या था? ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल लेकर आना। आपने पढ़ा होगा भारत की जो घटनाएं हैं ना, भारत की घटनाओं से समझते हुए यहां अमेरिकन क्रांति को जब आप सीखने की कोशिश करोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। जो चीजें आपको पता है ना उसके साथ जानो। जब देखो भैया ब्रिटेन से कंपनी निकलती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांस की भी कंपनी निकलती है। क्योंकि फ्रांस की हमने पढ़ी सरकारी कंपनी थी, तो ये दोनों कंपनियां अपने अपने हिसाब से क्षेत्र चूज करेंगी और वहां से ज्यादा संसाधनों का दोहन करना शुरू कर देंगी। ठीक, समझ में आया? इसी के चलते दोनों आमने सामने कभी टकराती भी थी। जैसे भारत में टकराई ना फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनियां, वैसे ही आपका अमेरिका में भी टकराएंगी। अभी वह भी पृष्ठभूमि बनेगी। सीधी सी बात है, जब संसाधनों पर लालच होगा, संसाधनों को लेकर के टकराहट भी होगी, वही टकराहट यहां देखने को मिलेगी। अब एक एक करके जानते हैं जब ब्रिटेन में आपका कैसे यह दौर शुरू हुआ और यहां आखिर कौन थे ब्रिटिशर्स जो रहते थे। ब्रिटेन में आपका कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो धार्मिक विचारधारा के लोग थे ईसाई धर्म के अंतर्गत। तो बोले एक विचारधारा जो लिबरल थी, वो लिबरल विचारधारा आपकी ब्रिटेन में विरोध कर रही थी, है ना? ब्रिटेन का जो राजा था, वो राजा की आइडियोलॉजी का विरोध कर रही थी। तो वहां चूंकि वो धार्मिक जो विचारधारा थी उससे असंतुष्ट दिखाई देते हैं, तो उस असंतुष्टि के चलते ही उन्हें कहां स्थापित किया जाएगा? उन्हें स्थापित किया जाएगा इस नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न वाले पार्ट में। ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहां कुछ लोग आएंगे, यहाँ जंगल वंगल रहते हैं, बढ़िया काटेंगे वाटेंगे आराम से। और ये जो आपको 13 स्टेट दिखाई दे रहे हैं ना, अमेरिका के जो पूर्वी क्षेत्र में जो 13 राज्य दिखाई दे रहे हैं, ये 13 आपकी कॉलोनी बनती हैं।
और ये 13 कॉलोनी शुरुआती स्तर पर, अभी बात 1600 के आसपास है, ठीक है, ध्यान रखियो, अभी बात 1600 के आसपास है। शुरुआती स्तर पर ये कॉलोनी किसकी रहती है? ब्रिटिश की कॉलोनी रहती है, और ब्रिटेन के ही रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ये चलती हैं। वहां के मोनार्की के द्वारा जो डिसाइड किया जाता है, उसी के हिसाब से यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। तो शुरुआती दौर है भाई, चलो ये भी कहते हैं कि ठीक है, हमें कम से कम वह धार्मिक आइडियोलॉजी जो जिसके कारण हम वहां से निकले थे उसका पालन नहीं करना है, केवल यहाँ पर सरकार की जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं, यानी कि जो ट्रेड रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, उनको ही पालन करना है, और आराम से यहाँ पर सर्वाइव करेंगे, आराम से रिसोर्सेज का यूज करेंगे, बढ़िया खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे। तो ये आपका 13 राज्यों का कैसे विकास हुआ समझ में आया, 13 कॉलोनीज कैसे विकसित हुई अमेरिका में, ये समझ में आया। फिर बात क्रांति तक कैसे पहुंची, ये समझो। क्रांति तक पहुंचती है कुछ यूं कि देखो, आप बात को एक एक करके, एक एक घटनाक्रम को समझने की कोशिश करना। इकोनॉमिक, जब आप कारण खोजोगे तो कारण में आपको इकोनॉमिक रीजन समझ में आएगा, पॉलिटिकल रीजन समझ में आएगा, आपको सोशियो रीजन समझ में आएगा। प्रमुख रूप से ये 3 रीजन समझ में आते हैं। जब भी रीजन पर लिखना होता है तो आपको पेस्टल अप्रोच तो पता ही है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इसके बाद आपका टेक्निकल जो होता है, या आपका जो भी आपको आगे समझ में आए, ठीक है, चाहे आपका सांस्कृतिक कारण हो, चाहे कल्चरल रीजन हो, तो ये सारे रीजनों पर ही आपको कारण बताने होते हैं कि कोई क्रांति अगर हो रही है, क्रांतिकारी घटना हो रही है, तो उसके पीछे कारण क्या क्या रहे, कौन कौन से कारण जिम्मेदार रहे। तो उस आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये 13 कॉलोनी आखिर आगे चल करके बगावत क्यों कर देती हैं। बगावत के पीछे एक एक कारण को हम लोग जाने, अगर चाहे पॉलिटिकल कारण को समझे, चाहे सोशियो कारण को समझे, तो पॉलिटिकल क्या कारण हो सकता है, देखो भैया समझो। यहां पर जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहां जानना है, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ये जो 13 कॉलोनी थी, इन 13 कॉलोनी में आपको लेजिस्लेचर और आपका एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर, चाहे लेजिस्लेचर का स्तर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे आपका वैधानिक स्तर पर हो, यहां तो ये 13 जो स्टेट हैं, इनके कॉलोनी के जो लोग हैं, पीपल हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन यहां दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही टॉप पर आ जाएंगे, एकदम जहां गवर्नर की बात आएगी, तो टॉप पर जो गवर्नर की नियुक्ति होती थी, वो कहां से नियुक्त किया जाता था? ब्रिटिश किंग जो होता था, किंग के द्वारा यह नियुक्ति की जाती थी। तो यहां इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाई देता है टॉप के स्तर पर। तो जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात की जाती है, यानी कि जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, वो नहीं दिखाई देगी। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन हम समझ रहे हैं। अभी अभी एक एक करके हम समझेंगे कि असंतुष्टि बनी, पनपी तो कैसे पनपी इनके अंतर्गत। अब देखो, यहां जो कॉलोनी के हेड होंगे, इन उपनिवेशों के जो हेड होंगे, इनके भीतर यह सीधी सी बात है, असहमति पैदा होगी कि हमें टॉप के स्तर पर क्यों नहीं भेजा जा रहा है, गवर्नर की नियुक्ति हमारे बीच से क्यों नहीं हो रही है। तो पॉलिटिकल रीजन समझ में आया। उसके बाद सोशियो रीजन क्या है भाई? सोशियो रीजन से समझने के लिए हमको इसकी संरचना को समझना पड़ेगा। इसके स्ट्रक्चर को जब समझोगे, सबसे ऊपर आपका कुलीन वर्ग था, इसके बाद आता है मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो क्रांति के प्रमुख प्रणेता कौन थे? ये मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। तो ये मध्य वर्ग में व्यापारी वर्ग था, तस्कर था, राजनेता था, इसके भीतर नेतृत्व करने की इच्छा जगेगी। अब चूंकि लीडरशिप की इसके भीतर जब इच्छा जगेगी और लीडरशिप में जब इसको मौका नहीं दिया जाएगा, तो इसके भीतर विरोध के स्वर पैदा होंगे। विरोध के स्वर जब ऊंचे होंगे, तो वही आपका क्रांति को जन्म देंगे। तो याद रखना, ये जो आपकी विचारधाराएं हैं ना, जो विचारधाराएं इनके भीतर विरोध करने की जन्म ले रही थी, ये एकाएक अचानक नहीं हुई, ये साल दर साल इनके भीतर बढ़ती चली गई, तभी वो क्रांति का रूप आगे ले लेंगी। ठीक, समझना आपको। पॉलिटिकल समझ लिया आपने, सोशियो समझ लिया, इसके बाद आगे इकोनॉमिक वाले एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर आर्थिक कारण क्या रहा? आर्थिक कारण को अगर जानना है तो देखो, ब्रिटेन की आपको वाणिज्यिक नीति को समझना होगा, यानी कि ब्रिटेन की जो ट्रेड करने की पॉलिसी है उसको समझना है। और अमेरिका में जो पूंजीवाद पैदा हो रहा था, जो अमेरिका का जो आपका पूंजीवाद जन्म ले रहा था, उसको समझना है। कैसे भाई? देखो, ब्रिटेन की जो कंपनी थी, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा किसके लिए प्रॉफिटेबल बनाया जाए? ब्रिटेन के लिए प्रॉफिटेबल बनाया जाए। लेकिन वहीं अमेरिका में जो 13 राज्य थे, इन 13 राज्यों की या 13 कॉलोनीज थी, यहाँ के हेड क्या चाहेंगे कि इनके रिसोर्स हैं भाई, इनके रिसोर्स का फायदा किसको मिले? बोले हमको मिलना चाहिए। ठीक, अब जब 13 राज्य की बात की जा रही, ध्यान रखना, अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में जो 13 राज्य थे, जो 13 कॉलोनी थी, इनकी बात की जाएगी। पूरे अमेरिका को मत समझना। पूरे अमेरिका वाला जब विवाद चालू होगा, तो आगे जब अभी सिविल वार जब हम पढ़ेंगे ना, अमेरिका में जो सिविल वार हुआ, गृह युद्ध हुआ, कैसे उसकी स्थिति बनती है। ठीक है, तो अमेरिका के अभी हम बात कर रहे हैं तो पूर्वी क्षेत्र की। ये वाला फिगर एक बार ध्यान से देख लो और क्लियर हो जाएगा। देखो, ये जो है ब्रिटिश की कॉलोनी थी, यहां पर ही ब्रिटेन के 13 जो कॉलोनी थी वो नजर आती है। इसके आप वेस्ट में जाओगे तो ये फ्रांस की कॉलोनी थी, यानी कि जो फ्रांसीसी थे, इसके वेस्ट में आपको फ्रांस की कॉलोनी दिखाई देगी, और इसीलिए फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन आपको दिखाई देगा। संसाधनों का, जो रिसोर्सेस का अतिक्रमण होगा, जब एक
दोनों कंपनियां ज्यादा से ज्यादा संसाधन जब हड़पने की होड़ में आगे बढ़ेंगी तो दोनों टकराएंगी, और टकराहट में क्या परिणाम निकलेगा आगे अभी सब पढ़ने को मिलेगा, मजा आएगा अभी। और फिर ये आपको और थोड़ा वेस्ट में जाओगे तो स्पेन की कॉलोनी दिखाई देती है, ठीक। तो ये अमेरिका का पूरा आपको स्ट्रक्चर समझ लेना है। यहां आपको फ्रांस और ब्रिटेन का अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अमेरिकन क्रांति। और जो अमेरिका में क्रांति हुई तो ये जो 13 कॉलोनी के लोग थे, इसी 13 कॉलोनी के जो लोग थे, जो पीपल थे, ये विरोध करते हैं किसके विरुद्ध, ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध विरोध करते हैं, ठीक। तो अभी हम ब्रिटिश कॉलोनी वाले क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। अब फिगर से समझ में आ गया होगा कि जब डिस्कस किया जाएगा कॉलोनी तो कहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, किस एरिया की बात कर रहे हैं। फिर बात करेंगे भाई कारण में। हमने देखा कि ब्रिटिश की जो वाणिज्यवादी नीति थी वो अमेरिका की पूंजीवादी नीति से क्यों टकरा रही थी, संसाधनों को लेकर के। बोले यार देखो हमारा क्षेत्र है, हमारे रिसोर्स हैं, फायदा हमको दो, ठीक है, हमको मिलना चाहिए, और तुम इसका फायदा ले जा रहे हो, ठीक। अब उसमें क्या है, उसमें विरोध ये करेंगे बहुत सारे कानूनों को लेकर के, जैसे बहुत सारे एक्ट पास करेंगे। और एक्ट सामान्य एक्ट नहीं होते हैं, अभी एक्ट को समझते हैं कि एक्ट के जो प्रोविजन थे ना, वो प्रोविजन इनके भीतर रोष पैदा कर रहे थे, ये एंगर पैदा कर रहे थे जो एक्ट के प्रावधान थे। एग्जाम्पल के तौर पर 1651 का आपका जो एक्ट आता है, नेपोलियन नहीं, ये देखो गलत लिखा हुआ है, यहां पर आएगा नौसेना, जो नौसेना कानून आता है, यहां पर क्या होता है, नौ परिवहन कानून, ठीक। अब नौ परिवहन कानून में सॉरी क्या होता है, इसमें बात की जाएगी कि जब भी यहां पर कॉलोनी के जो लोग हैं, ये 13 राज्य हैं, अगर कभी भी कोई भी माल भेजना चाहेंगे तो वो किसके शिप का प्रयोग करेंगे, बोले केवल ओनली ब्रिटिशर्स के शिप का यूज करेंगे, फ्रांसीसी या स्पेन कंपनी के, इनके जहाजों का प्रयोग नहीं करोगे आप। किसके जहाजों का प्रयोग करोगे, केवल ब्रिटिश कंपनी के जहाजों का प्रयोग करोगे। तो बोले टैक्स किसको फिर दोगे, ब्रिटिश कंपनी को दोगे। तो ये एक बाध्यता हो गई। अब वो बोलेंगे यार ऐसा क्यों है, खैर ये 1651 की बात है, अभी अभी तो 1651 में ही शुरुआती स्तर पर कानून बन रहे थे, इतनी तेजी से इनको इतनी कठोरता से लागू नहीं किया जा रहा था। तो ज्यादा कठोरता से लागू कब होंगे, 1763 के आसपास से। आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1763 के आसपास से ये इतनी कठोरता से लागू क्यों हुए, है ना। देखो 1763 से लागू होने का कारण था कि 1756 से 1763 तक जो सप्तवर्षीय युद्ध चलता है, सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। ध्यान से समझियो, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जब युद्ध होता है तो उस युद्ध के परिणाम स्वरूप जब ब्रिटिश कंपनी की विजय होती है, अब ब्रिटिश कंपनी की जब विजय होगी तो बोले भले ही हम जीत तो गए लेकिन हमें जान माल की हानि तो बहुत हुई, अब उसकी भरपाई करनी है। भरपाई कहां से की जाएगी, उसी कॉलोनी के स्टेट से की जाएगी। अब जब कॉलोनी के स्टेट से भरपाई की जाएगी तो पीछे जितने कानून बने, बहुत सारे नए कानून भी बनाए गए, बहुत सारे नए एक्ट बनाए गए। पीछे कौन कौन से कानून बने, जैसे एक तो कानून आपका ये आ गया 1651 का, इसके बाद एक कानून आपका कमोडिटी एक्ट बनता है 1660 के आसपास, ठीक है, समझ लो यहां पर कोई याद करने वाली चीज नहीं है। 1660 के आसपास कमोडिटी एक्ट बनता है जहां सुगर, इंडिगो यानी कि नील हो गया, कॉटन हो गया, सुगर हो गया, इनका जो एक्सपोर्ट है, इनका एक्सपोर्ट आपको मोनोपोली रखनी होगी। कहने का मतलब है केवल आप ब्रिटिश के साथ ही इन प्रोडक्ट्स का या इन उत्पादों का आपको एक्सपोर्ट किसके साथ करना है, केवल और केवल इनका व्यापार आप ब्रिटिश के साथ ही, ब्रिटेन के साथ ही कर सकते हो। एक इनके ऊपर यह जब एक तरीके से समझिए बाध्यता डाल दी गई, ठीक है, ये कानून ला करके कमोडिटी एक्ट जो आया। इसके बाद आपका स्टेपल एक्ट आता है। स्टेपल एक्ट में भैया क्या हुआ, 1663 की बात होती है, स्टेपल एक्ट आता है। स्टेपल एक्ट में क्या बोला गया, यहां बोल दिया गया कि आपको अगर भारत से व्यापार करना है, जैसे भारत से कुछ भी आप मंगा रहे हो, तो भारत से व्यापार अगर आप कर रहे हो तो सीधा अमेरिका नहीं आएगा, वो कहां जाएगा, पहले ब्रिटेन जाएगा और फिर ब्रिटेन से होते हुए अमेरिका आएगा। तो इस तरीके से आपको ब्रिटेन में क्या करना है, टैक्स देना पड़ेगा। अब अमेरिका से कोई प्रोडक्ट जाएगा अगर भारत, ठीक है, तो पहले वह ब्रिटेन जाएगा, फिर ब्रिटेन से होते हुए भारत जाएगा। अब इससे टेंशन, मूड खराब हो गया, बोले यार ऐसे ऐसे कानून बना दिए है, तो दिमाग तो खराब हो ही रहा था। लेकिन अभी ये घटनाएं कब की हैं, 1660 1663 के आसपास की हैं। अभी केवल ये समझो कि रोष का जो कारण पैदा हो रहे थे, जैसे आपके भीतर किसी के प्रति विरोध, आप अचानक तो गुस्सा फूटता नहीं, धीरे धीरे करके आपके भीतर वो पनपता रहता है और फिर एकदम से फूटेगा, वही क्रांति कहलाएगी। तो ये ऐसे कानून थे जिसके जो प्रोविजन थे वो बिल्कुल अतार्किक थे, और उन अतार्किक प्रोविजन के चलते ही वहां के जो अमेरिकन थे, या अमेरिकन कह लो आप, या ब्रिटिश कॉलोनी के लोग थे, या ब्रिटिश अमेरिकन, शुरुआती दौर पे आप ब्रिटिश अमेरिकन बोल सकते हो, इनके भीतर गुस्सा तो बैठ ही रहा था, ठीक। अब आगे चल के एक चीज और समझना, यहां पर जो अमेरिकन उपनिवेश थे इसमें राष्ट्रवाद की भावना का भी उदय हो रहा था। क्योंकि मध्यम वर्ग का हमने हित देख लिया, राष्ट्रवाद की भावना को देखना है तो जो ब्रिटिश में इनलाइटमेंट हो रहा था, क्योंकि इसके पूर्व जो प्रबोधन का काल है, इनलाइटमेंट का पीरियड है, ये शुरू हो चुका था, और इसमें जॉन लॉक हो चाहे मिल्टन हो, इनके विचारों ने
अच्छा आग में घी डालने का काम किया। इन्होंने बताया कि भाई जो भी रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस पर पहला हक किसका होता है, उस व्यक्ति का होता है जो वहां पर मौजूद होता है। और बोले ये सारी भावनाएं जब पैदा हो रही थी तो इसके चलते इनके भीतर अमेरिकन्स वाली जो भावना है कि वी आर अमेरिकन्स, और आज भी आप देखते हो अमेरिका फर्स्ट, तो ये विचारधारा का जो उदय हुआ है ये शुरुआती स्तर पर आपको अमेरिकन कॉलोनी में जब राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी तब यह आपको देखने को मिलेगा। तो यह भी एक प्रमुख कारण बनता है, अमेरिकन क्रांति का भी हम कारण समझ रहे हैं। कारण में हमने पॉलिटिकल कारण समझा कि भैया टॉप लेवल पर हम है ही नहीं, सोशियो कारण समझा जब मध्य वर्ग, और मध्य वर्ग में भी आपका जो व्यापारी वर्ग है जो लीडरशिप की इच्छा रखता है, ठीक है। उसके बाद हमने इकोनॉमिक रीजन समझ लिया जो वाणिज्यवादी पॉलिसी है, और जो कैपिटलिज्म है, अमेरिका का जो कैपिटलिज्म है उसमें रिसोर्स हैं, जो कानून है आपके अतार्किक कानून है, इनका विरोध दिखाई देगा। फिर राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजिकल स्तर पर जो इन्हें समर्थन मिला उसको आपको बताना है एक रीजन के तौर पर। फिर आपको बताना है सप्तवर्षीय युद्ध। अब देखो भाई ये सप्तवर्षीय युद्ध ने कैसे भूमिका निभाई, हमने देखो यहां पर अभी समझ लिया कि यह यूएसए आपका है जो कॉलोनी है, इसके ही आपका वेस्ट में भैया फ्रांस की कॉलोनी थी, ठीक है। अब फ्रांस और यूएसए रिसोर्स को लेकर के टकराएंगे, और रिसोर्स को लेकर जब टकराते हैं तो आमने सामने खड़े होंगे भाई यहाँ फ्रांस की सेना और ब्रिटिश की सेना, और इसमें विजय किसकी होती है, यहाँ पर विजय होगी ब्रिटिश की। तो यहाँ से फ्रांस का जो ये क्षेत्र है ये किसके अधीन आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाएगा। दूसरी चीज एक और समझनी है, 1763 तक की यह बात होती है, ठीक है, समझना बात को। तो 1763 में यहां पर आपको सप्तवर्षीय युद्ध में हार होगी ब्रिटिश ईस्ट सॉरी फ्रांस की जो कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी। और ये कहां आपको भारत के संदर्भ में जोड़ते हुए चलो, इसी समय तीसरा कर्नाटक युद्ध हो रहा था, याद है, तीसरे कर्नाटक युद्ध में उसका प्रमुख कारण सप्तवर्षीय, यही सप्तवर्षीय युद्ध बताया जाता है। और इसका अंत कैसे होता है, जब दोनों के मध्य में संधि हो जाती है, ठीक है, समझ में आया। तो दोनों के मध्य संधि होगी, फ्रांस का जो ये कॉलोनी वाला क्षेत्र था, फ्रांस का जो एरिया था ये किसके अधीन आ जाएगा, अब ये भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कोई डर नहीं रहेगा कि यहां से कोई कंपनी अटैक कर सकती है, ठीक, समझ में आ गया। तो अब क्या करेगी, अब इस क्षेत्र का शोषण करना शुरू करेगी कायदे से, बोलेगी अब आओ तुम। और अब भरपाई कैसे करेगी, जो खर्चा हुआ कंपनी का, जो खर्चा हुआ उसकी भरपाई कहां से करेगी, उसकी भरपाई करेगी इसी क्षेत्र से, है ना, इन 13 कॉलोनीज से ही। और उसी के चलते वो जो पीछे टैक्सेस आरोपित किए गए थे, पीछे जो बहुत सारे कानून बनाए गए थे जिनको कठोरता से लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब क्या किया जाएगा, अब उन्हीं सारे कानूनों को कठोरता से लागू किया जाएगा। और जब वो कानून कठोरता से लागू किए जाएंगे तो फिर हमें दिखाई देगा एक भारी क्रांति, भारी विरोध, और उस विरोध को काफी हद तक कोशिश की जाएगी रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। उसका रीजन क्या है, देखो जो बहुत सारे टैक्सेस आपके लगाए जाएंगे उन टैक्सेस के विरोध में ही नारा निकल कर क्या आता है, प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं। यानी कि अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम आपको कर भी नहीं देंगे, चाहे वह आपका नौ परिवहन कानून हो, चाहे आपका स्टाम्प शुल्क हो। स्टाम्प शुल्क में तो यहां तक कर दिया गया कि भैया जो न्यूज़पेपर है या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है, यानी कि कोई न्यूज़पेपर हो या कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो, सभी पर आपको स्टाम्प ड्यूटी लगानी ही पड़ेगी। और उसके लिए देखो स्टाम्प लगाना पड़ेगा। अब स्टाम्प लगवाओगे, ब्रिटिश स्टाम्प जब लगाओगे तो आप उसको स्टाम्प ड्यूटी भी दोगे। तो ये एक इन्होंने कर, जितने कर लगा सकते थे मैक्सिमम से मैक्सिमम, वो सारी कोशिशें की जाएंगी। यहां पर क्यों की जाएंगी इसका कारण समझ में आ गया होगा। और ये जैसे ही ग्रेनविल की सरकार, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ब्रिटिश के, ग्रेनविल, जैसे इनकी सरकार आएगी वैसे ही कठोर कानून लागू कर देंगे। अब कठोर कानून लागू करने के संदर्भ में ये सारे टैक्सेस लगाएंगे, और टैक्सेस का ही विरोध करते हुए यहां नारा दिया जाएगा प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं। यानी कि हमारा जब रिप्रेजेंटेशन नहीं है उस ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जब हमारे 13 कॉलोनी में से किसी का भी रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं है, तो हम आपको टैक्स क्यों दें, है ना, सीधी सी बात है इनका। तो बोले हम आपको टैक्स भी नहीं देंगे। तो यहां से ये टैक्स का विरोध करेंगे, यहीं से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। पीछे बैकग्राउंड पूरा समझ लिया कि कैसे ये पृष्ठभूमि बनी, और पृष्ठभूमि बनने के साथ में कैसे यहां पर क्रांति की शुरुआत हो रही है। बोले प्रतिनिधित्व नहीं है तो कर नहीं दोगे, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। जितना कर आता था वो भी कर आना बंद हो जाएगा, उतना भी मिलना बंद हो जाएगा। तो सरकार यहां कोशिश करेगी किसी तरीके से थामने की इनके गुस्से को। उसके चलते जैसे ही सरकार बदलती है, रॉकिंघम की सरकार आएगी, पिट की सरकार आएगी, ये काफी हद तक टैक्सेस को कम करेंगे। कम करते करते फिर जब लॉर्ड नॉर्थ की गवर्नमेंट आती है, ठीक समझना ध्यान से, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जब लॉर्ड नॉर्थ बनते हैं तो जितने भी टैक्सेस लगाए हुए थे, जितने भी टैक्स पीछे लगते हैं वो आप खत्म कर देंगे। लॉर्ड जो नॉर्थ है ये आते हुए ज्यादातर टैक्सेस को खत्म तो कर देंगे, लेकिन एक टैक्स तब भी बनाकर रखेंगे, कौन सा,
चाय पर, ठीक है, टी पर, जो बोलते हो ना टी पर टैक्स, तो टी पर टैक्स यहां पर लगाकर रखेंगे, ये वो नहीं खत्म करेंगे। बोले चाय पर यार कर दे दो, बाकी भले कुछ मत दो। बोले अब हम कर नहीं देंगे तो नहीं देंगे, है ना, नहीं देना है तो नहीं देना है। और जैसे ही यहां पर पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है वहां पर चाय पर कर लगा रही है, अब चाय जो वहां से शिप में भर के आ रही होती है, ठीक समझते चलना, चाय जो है जहाजों में भर के आ रही होती है, तो यहां क्रांतिकारी पहुंचते हैं और क्रांतिकारी रेड इंडियंस के रूप में पहुंचेंगे। अब रेड इंडियंस कौन है ये आना चाहिए पहले दिमाग में। देखो जैसे ही है ब्रिटेन, आपने यूएसए का क्षेत्र देखा, अब यूएसए के क्षेत्र में जो यहाँ के नेटिव लोग थे, ठीक, जो यहाँ के ही निवासी थे, उन्हें ही रेड इंडियन बोला जाता था। और बाकी आपने देखा यहाँ ईस्ट में ही आपकी 13 कॉलोनी बना करके ब्रिटिशर्स रहते थे, और जो नेटिव लोग थे इनको वेस्ट में शिफ्ट कर दिया गया था। तो यहाँ जब क्रांति होगी, जब ब्रिटिश कॉलोनी का विरोध होगा, तो ये जो ब्रिटिशर्स भी हैं ये रेड इंडियन की वेशभूषा में ही आ जाएंगे। और रेड इंडियन की वेशभूषा में जैसे ही देखेंगे, पता करेंगे कि जहाजों पर चाय आ रही है, तो बोस्टन आपका बंदरगाह रहता है, बोस्टन बंदरगाह पर जाकर के जहाजों से ये चाय जो है निकालकर समुद्र में फेंक देंगे। ठीक, अब जैसे ही जहाजों से समुद्र में निकाल के चाय फेंकेंगे, वैसे ही वह घटना कहलाती है बोस्टन टी पार्टी की घटना। ये कब हुई? 1773 में ये घटना होती है, और यही आपका क्रांति के रूप में, शुरुआत के रूप में सबसे महत्वपूर्ण घटना है अमेरिकन क्रांति। यहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी समझ में आ जाता है, वहां की मोनार्की को भी स्पष्ट हो जाता है कि अब कतई मूड बना लिया है इन लोगों ने कर ना देने का। अब कर नहीं देने के लिए यहां मान तो जाएगी नहीं, इसके लिए फिर तैयार करेगी, बहुत सारे सैंक्शंस लगाएगी, यहाँ की कॉलोनीज पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाएगी। बोले अब ये हमारे रहे ही नहीं, तो इन पर लगाओ बहुत सारे दंड, इनको देने की कोशिश करेगी, और यहाँ सेना भेजेगी। यहाँ जब सेना भेजेगी ब्रिटिश, तो अब उनको पहले हल्के में लेगी। हल्के में क्या लेगी? ये बोलेगी भाई भेजो सेना और जीत कर खत्म करो, और जो भी यहाँ विरोध कर रहे हैं उनको जेल में डालो। सैमुअल को जैसे विरोध में डालने की, यहाँ सॉरी जेल में डालने के लिए यहाँ कानून बनाया जाएगा। बोले ये सारी चीजें शुरू की इन्होंने, लेकिन क्या इसके लिए तैयार नहीं थी ये 13 कॉलोनी? बिल्कुल तैयार थी। बोले हम जो विरोध कर रहे हैं तो आगे सेना आएगी, सेना के विरुद्ध लड़ेंगे भी। बोले हाँ लड़ना तो पड़ेगा। अब लड़ने के लिए 13 कॉलोनी एक हो जाएंगी। बोले मिलकर लड़ना पड़ेगा। बोले बिल्कुल लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। और यहाँ प्रतिनिधित्व कौन करेगा? वाशिंगटन करेंगे। तो एक जो जनरल रहेंगे, एक जो जनरल आर्मी बनेगी, उस जनरल आर्मी का जो प्रतिनिधित्व करेंगे यहाँ पर वाशिंगटन महोदय करेंगे, जो आगे चल करके आप राष्ट्रपति भी, पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं ना, पता है ना। तो बोले ठीक है 13 कॉलोनी एक होती हैं, लेकिन अब इनके पास इतनी मजबूत सेना तो है नहीं। बोले फिर कैसे जीता जाए? तो यहाँ पर आपको फ्रांस की सेना सहयोग करते हुए नजर आएगी। फ्रांस और स्पेन सभी सेनाओं ने यहाँ पर इन 13 कॉलोनीज का सहयोग किया। सीधी सी बात है, वो तो यहाँ से हटाना ही चाहेंगी ना, उनकी तो प्रतिस्पर्धा थी ना एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो वो वहां से उनको हटाना चाहेंगी, इसके चलते। और दूसरी बात एक और, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय भी हुई थी, तो फ्रांस के सैनिकों को लुई 16 जो फ्रांस का राजा था, इसने बोला जाओ लड़ो जाकर के, समय आ गया है बदला लेने का। बोले ठीक है जा रहे हैं। गए वहां पर, सहयोग किया पूरा। एक तो 13 कॉलोनी के जो लोग थे उनका मनोबल भी था, मजबूत था, और साथ ही साथ फ्रांस की सेना, स्पेन की सेनाओं का सहयोग में मिला। अंततः ब्रिटिश की पराजित होती है, और जैसे ही ब्रिटिश की पराजित होती है और यह घोषणा की जाती है 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे, और फिर अमेरिका की सेना और ब्रिटिश की सेना आमने सामने लड़ेगी और पराजित हो जाएगी पूरी तरीके से 83 में। और यहीं से पेरिस की संधि, और जहां पर ब्रिटिश जो है ये मान जाती है कि भाई अमेरिका जो है स्वतंत्र हो चुका है, हमारी कॉलोनी नहीं रहा है। कब? 1783 की घटना है। बहुत ध्यान से एक एक घटना को कनेक्ट करते हुए चला करो। 1783 में यहां मान जाएगी भाई चलो अब तुम हमारी कॉलोनी नहीं रहे हो। लेकिन इसके साथ एक चीज और समझना, भारत में क्या हो रहा था? भारत में इसी समय 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ठीक ध्यान है कि नहीं? इसी समय पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, और जहां पर कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। याद है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनका गठन किया गया था। और ये 1784 में ही क्यों आया पिट्स इंडिया एक्ट? ये समझ में आया क्योंकि 83 में इनके हाथ से एक उपनिवेश जा चुका था। कौन सा उपनिवेश? अमेरिका, जो एक बड़ा उपनिवेश था, और भारी मात्रा में राजस्व मिलता था, यहां से संसाधन मिलते थे, भारी मात्रा में आपको कच्चा माल भी मिलता था यहां पर, चाहे कॉटन हो, चाहे इंडिगो हो आपका, चाहे सुगर हो, ये सब बड़ी मात्रा में कंपनी को मिलते थे। एक बड़ा लॉस हुआ, तो बोले ये लॉस हमको और उपनिवेश में नहीं, एक ऐसा ही और महत्वपूर्ण उपनिवेश है हमारे पास, भारत। अब बोले यहां पर अगर कल को चल के, जैसे यहां हमारे ही तो लोग थे ये, बोले नहीं हम अमेरिकन है, अब हम ब्रिटिशर्स नहीं रहे, हमारे बाप दादे रहे होंगे, हम नहीं है भैया। ठीक है, तो बोले आगे चल करके यहां पर अगर भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि भैया अब हम भारतीय हैं, ठीक है, अब हम यहीं रहने लगे, हम यहाँ अपने हिसाब से शासन करेंगे, हमको भी होम रूल चाहिए, जैसे अमेरिका में हुआ। बोले फिर ये अगर विरोध किए तो इसलिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे करके 84 से आपको देखोगे
पिट्स इंडिया आएगा, फिर भारत शासन अधिनियम आएंगे और कंपनी की धीरे धीरे शक्तियों को खत्म कर दिया जाएगा और आगे चल करके 1858 में क्राउन के जरिए पूरी की पूरी शक्ति ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले लेती है। क्लियर? तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में ही पूरी शक्ति आ जाती है। समझ में आए? कनेक्ट हुई सारी घटनाएं। वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ोगे ना तो मजा भी बहुत आएगा। मजा इसलिए आएगा कि कनेक्ट होती हैं सारी चीजें। तो अब ये भारत में, यहां भारत में भी किसको भेजा जाता है? कॉर्नवालिस को। अब कॉर्नवालिस जानते हो, यहां पर अमेरिका में जब अमेरिकन सेना जब लीड कर रहा था, कौन लीड कर रहा था? कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने ही यहां पर सरेंडर किया था और यहां से सरेंडर करने के बाद बहुत सारी चीजें सीखता है और सारी चीजें वहां पर जाकर के, चाहे पुलिस सुधार हो आपको, चाहे दरोगा की नियुक्ति हो, सब लागू कर देगा। चाहे राजस्व एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर जो सुधार किए हो, राजस्व के स्तर पर जो सुधार किए हो, सब वहां दिखाई देंगे। कहां से सीखा था? इस अमेरिकन क्रांति से ही सीखा था। ठीक है, क्योंकि यहां पर उसको सरेंडर करना पड़ गया था और वो सारी सीख मिलती है और सीख मिलते ही लागू कर देता है जाके भारत जैसे उपनिवेश में। क्लियर? तो अब अमेरिका की क्रांति के कारण समझ में आ गए, घटनाक्रम समझ में आया कि कैसे, देखो घटनाक्रम एक जन्म लेता है शुरुआत से। शुरू में जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कानून बनाए गए या प्रोविजन किए गए, उसका कैसे विरोध हुआ समय दर समय, पॉलिटिकल स्तर पर हो, चाहे आपका इकोनॉमिक एंगल हो, चाहे आपका कल्चरल एंगल हो, फिर आपका जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ और फिर आपका तत्कालिक कारण में जो कानून वगैरह बना करके उसकी कठोरता से उसको लागू किया गया, ये एक तत्कालिक कारण के रूप में जाना जाता है। लेकिन तत्कालिक कारण ही थोड़ी ना होता है, इसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे कारण होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। वो सारे जिम्मेदार कारण हमने समझ लिए। अब अमेरिका की क्रांति पर आपकी समझ बन गई होगी, बेहतर हो गई होगी। अब पराजय के क्या कारण रहे, कैसे भैया हार गए ये ब्रिटिश जो सेना है, ये हार कैसे गई? उसके कई कारण हैं। देखो आपको पता ही चल गया होगा पढ़ते पढ़ते कि बहुत हल्के में ले लिया था इन्होंने, गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी बात है डिस्टेंस। खैर भौगोलिक दूरी तो भारत से भी थी, लेकिन भारतीय उपनिवेश निकलने में इन्हें समय लगा, क्योंकि वहां स्ट्रेटेजिकली ये बहुत स्ट्रांग हो चुके थे। इतनी जल्दी उपनिवेश हाथ से निकलता नहीं उनके, उस इसलिए नहीं निकल रहा था क्योंकि ये अमेरिका जैसे उपनिवेश जब हाथ से निकल रहे थे, बहुत कुछ सीखा इन्होंने। फिर वाशिंगटन के नेतृत्व को भी यहाँ ध्यान में रखना चाहिए। जो लीडरशिप 13 उपनिवेश जो आपके दिखाई देते हैं, 13 उपनिवेशों का एक जनरल हेड बनता है, वो लीडरशिप किसके हाथ में थी? वाशिंगटन में, वाशिंगटन के हाथ में। तो इनकी जो लीडरशिप है, इनका जो नेतृत्व है, इसको भी नजरअंदाज नहीं करना है। फिर फ्रांस की सेना को हमने पढ़ा, इसका सहयोग मिला और अमेरिकन जो लोग थे, इनके भीतर उत्साह था ही, राष्ट्रवाद की भावना इनके भीतर घर कर चुकी थी। ठीक, तो ये सारे कारण रहे जिसके चलते यह पराजय को स्वीकार करना पड़ा भैया ब्रिटिश सेना को। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस भी आप इजीली समझ लो। अमेरिका की क्रांति का क्या महत्व आपको दिखाई देता है? एक तो यह उपनिवेश था, बोले था, तो अब उपनिवेशों को मुक्ति मिली, यानी कि कोई औपनिवेशिक आजादी भी मिल सकती है। ये एक प्रतीक चिन्ह के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते थे। अन्य उपनिवेश भी, तो अन्य उपनिवेशों में अमेरिका की क्रांति में जो स्वतंत्रता की बात की गई, जो इंडिविजुअलिज्म की बात की गई, ये सारे स्वर आपको अन्य क्रांतियों में दिखाई देंगे। जब समाज सुधार का आवाज उठाएंगे अपनी, तो इस क्रांति को, चाहे फ्रांस की क्रांति आप देखना अभी आगे, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, जो घटनाक्रम है इसको भी आवाज उठाएंगे। फिर दूसरी बात है कि आगे आपको पहला लिखित संविधान दिखाई देगा, यानी कि आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में कहीं पर अगर सर्वप्रथम पहला लिखित संविधान दिखाई देता है तो अमेरिकन क्रांति के बाद ही दिखाई देता है। ना ये क्रांति होती, ना अमेरिका को लिखित संविधान अपना मिलता, क्योंकि ये 13 राज्य थे, 13 राज्यों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी, है ना, परिस्थितियां अलग अलग थी। तो इनको एकबद्ध करते हुए, यूनिफाइड करते हुए या यूनाइटेड रखते हुए कुछ ना कुछ तो नियम कानून बनाने पड़ेंगे ना। तो उन नियम कानूनों की पुस्तकों को ही जब कोडिफाई किया गया, तो वही पुस्तक आपकी संविधान कहलाती है और इसको लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। यहीं से आधुनिक राष्ट्र के निर्माण की बात की जाएगी। फिर आपको संघात्मक ढांचा दिखाई देगा। अब ये संघात्मक ढांचा कैसे बनाया गया, क्या क्या डिबेट थी, अभी समझते हैं। क्योंकि अब ये 13 राज्य जीत चुके थे, अब 13 राज्यों में भी नॉर्थ के राज्य और साउथ के राज्यों में थोड़ा सा भी कंट्रोडिक्शन दिखाई देगा, है ना। अपने अपने हिसाब से ये नॉर्थ और साउथ के लोग चाहेंगे कि संविधान में प्रोविजन कैसे हो, नॉर्थ वाले चाहेंगे हमारे हिसाब से हो, साउथ वाले चाहेंगे हमारे हिसाब से हो, तो फिर बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो फिर एक फेडरल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वही फेडरल स्ट्रक्चर का आपको निर्माण क्रांति के बाद दिखाई देता है। फिर आगे आपको फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि बनेगी। क्यों? क्योंकि फ्रांस की क्रांति में पृष्ठभूमि कैसे बनी? फ्रांस में देखो लुईस हिस्टिंग्स का शासन था। अब चूंकि वह आपका तानाशाह होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहां जब अमेरिका में क्रांति हो रही थी, तो अमेरिका की क्रांति में फ्रांसीसी सैनिक भी शामिल हुए थे। अब ये सैनिक देख तो रहे थे, है ना, जो राष्ट्रीय चेतना थी, जो तर्कवाद की शक्ति थी, ये सीख रहे थे। अब यही स्वर लेकर के कहां पहुंचेंगे? फ्रांस में पहुंचेंगे। तो यहां से फ्रांस की क्रांति को भी एक पृष्ठभूमि मिल जाएगी। और जैसे ही फ्रांस की क्रांति, आपको वहां पर सैनिक युद्धों के माध्यम से, या जो सैनिक यहां पर शामिल हुए, ये पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे वहां के क्रांतिकारियों का। समझ में आया? ये इसका महत्व है। अगर पूछा जाए अमेरिका की क्रांति का क्या महत्व है। अब आगे बढ़ते हैं हम घटनाक्रम से, कहानी के रूप में ही आगे चलते हैं कि जब भाई
13 राज्यों की यहाँ जीत होती है, 13 कॉलोनी की जीत होती है, तो बोलेंगे अब हमें यहाँ से मुक्ति मिल गई है, ब्रिटिश के उपनिवेश हम रहे नहीं, अब हम रहे नहीं है तो हमको यूनाइट होकर के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाना, तो बोले यूनाइट होकर के रहना है, इसके लिए संविधान निर्माण करना पड़ेगा। बोले हाँ करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से बस इतना समझना, ये कॉलोनी है जैसे 13 आपकी नॉर्थ और साउथ की। अब नॉर्थ और साउथ में डिफरेंस कहाँ पर आते हैं, मतभेद कहाँ पर होते हैं, संविधान निर्माण में मतभेद भी तो दिखाई देंगे। तो ये 1787 से 89 तक की बात है, जब फिलाडेल्फिया में बैठेंगे, फिलाडेल्फिया कांग्रेस के रूप में, कांग्रेस मीन्स यहाँ पर बैठक समझ लो आप, तो फिलाडेल्फिया में बैठक होगी और इस बैठक में ही संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। और कोई भी निर्माण कार्य होता है उसके पहले मतभेद के मुद्दे, जहां जहां पर कॉन्ट्रोडिक्शन है, जहां जहां पर दिक्कतें हैं, वो समझने की कोशिश की जाएंगी। और वही मतभेद के मुद्दे में सबसे पहला आपको मुद्दा दिखाई देगा धनी लोग और कृषक। तो बोले धनी जो वर्ग है वो चाहेगा संघ जो है, जो आपका सेंटर है, वो बहुत मजबूत रहे। वहीं जो कृषक समुदाय है ये चाहेगा कि जन सामान्य या प्रजातांत्रिक शासन हो, आपका डेमोक्रेटिक आपका शासन होना चाहिए। लेकिन जो धनी वर्ग रहेगा वो चाहेगा शक्तिशाली संघ होना चाहिए, बहुत मजबूत संघ होना चाहिए। तो क्या इसका विवाद, अब इस विवाद को सुलझाया कैसे जाएगा, सुलझाया ऐसे जाएगा कि शुरुआती स्तर पर थोड़ा शक्तिशाली संघ ही रखा जाएगा। कारण क्या है भैया, क्योंकि स्टेट्स को अभी एक किया गया, अगर हम राज्यों को बहुत शक्ति दे देंगे ना, बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक अगर वैल्यूज को हम फुलफिल करेंगे, वहां पर उनकी मांगों को फुलफिल कर देंगे, तो ये टूटने का डर रहेगा दोबारा से। इसलिए शुरुआती स्तर पर तो मजबूत संघ रखा जाएगा। जैसे समय बीतेगा, 2 साल बीतेंगे तो प्रजातांत्रिक मूल्य भी शामिल कर दिए जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे जैसे ही जनता के भीतर परिपक्वता आएगी, धीरे धीरे प्रजातांत्रिक मूल्यों को शामिल कर दिया जाएगा। और यही किया गया, यही इसका एक समाधान खोजा गया। ठीक है, समझना संविधान में जहां जहां पर मतभेद थे वहां वहां पर कैसे आपका समाधान खोजा गया। भले ही ये समाधान जो है शॉर्ट टर्म के लिए रहा हो, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहे समाधान। काहे नहीं रहे, काहे कि आगे सिविल वार दिखाई देगा, आगे अमेरिका में गृह युद्ध दिखाई देगा, यानी कि भाई भाई लड़ जाएंगे। गृह युद्ध क्या है, घर में युद्ध हो जाए, घर में भाई भाई लड़ गए, नॉर्थ और साउथ वाले राज्य आपस में लड़ जाएंगे दोबारा। तो ये समाधान खोज तो रहे हैं, लेकिन कोशिश तो की। अब कोशिश में सबसे पहली कोशिश तो ये थी। दूसरा मुद्दा क्या था, दूसरा मतभेद का मुद्दा था बड़े राज्य और छोटे राज्य में। जैसे नॉर्थ के और साउथ के जो राज्य थे, कुछ बड़े राज्य थे, कुछ छोटे राज्य थे। तो बोले बड़े राज्य क्या चाहेंगे, बड़े राज्य चाहेंगे कि जो जनसंख्या है ना, जितनी हमारी अगर ज्यादा जनसंख्या है तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। बोले हाँ, तो छोटे राज्य इसका विरोध क्यों करेंगे, बोले यार हम तो छोटे छोटे राज्य हैं, हमारा तो रिप्रेजेंटेशन ही खत्म हो जाएगा ऐसे अगर ये करोगे, है ना, तो हमारे तो वोट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि बड़े बड़े राज्यों को ही आज भारत में ही देख लो, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश लोकसभा में ये जो बड़े बड़े राज्य हैं, इतनी सीटें आती हैं कि ये तय कर देते हैं भाई किसकी सरकार बनेगी। क्लियर है। ऐसे ही यहां पर इनकी चिंता थी कि भाई जब बड़े बड़े राज्यों के हिसाब से अगर चलोगे तो जनसंख्या के आधार पर ही आप सीट्स का डिवीजन करोगे, और उसमें छोटे राज्य तो कहीं दिखाई नहीं देंगे, कहीं 1 सीट मिलेगी, 2 मिलेगी। तो फिर इसमें क्या किया जाए, बोले इसमें भी बीच का रास्ता ही निकालते हैं। कैसे निकाला, जो यहाँ का उच्च सदन है जिसे बोलते हैं सीनेट। अब सीनेट में क्या करो, सीनेट में सभी राज्यों को बराबर सीट दे दो। आज भी देखो सभी राज्यों को 2-2 सीट मिली हुई हैं, ये प्रोविजन आप समझ लो ध्यान से। तो बोले उच्च सदन है, वहां पर छोटे राज्य और बड़े राज्य सबको एक बराबर सीटें दे दो। और फिर वही जो निम्न सदन है, जो लोअर हाउस है वहां पर जनसंख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दे दो। यही किया जाता है। देखो वहां पर जितना बड़ा राज्य है उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा, क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा है। और जो उच्च सदन है, जो सीनेट है, यहां सबको बराबर सीट दो, चाहे आप छोटे राज्य हो चाहे बड़े राज्य हो। चलो यहां भी संतुष्ट हो गए, कहले ठीक है, चलो अब ये बात ठीक है, जो मांग की गई उस मांग के हिसाब से काफी हद तक दोनों के लिए काम हो गया। तीसरी जो प्रमुख मांग थी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को लेकर के, वो भी दासों को लेकर के, स्लेवरी सिस्टम, ये प्रमुख मांग है। क्यों, क्योंकि इसी के चलते आगे आपको सिविल वार दिखाई देगा। सिविल वार की पृष्ठभूमि यही जो तीसरा मतभेद है ना, यही पैदा करेगा। कैसे, देखो नॉर्थ के जो नॉर्थ अमेरिकन स्टेट थे, ये चाहते थे कि दासता जो है पूरी तरीके से मुक्त हो, खत्म होनी चाहिए, दास व्यवस्था जो है खत्म होनी चाहिए। और जो साउथ के स्टेट हैं वो चाहते थे कि दास व्यवस्था जो है बनी रहनी चाहिए। इसके कारण को यहीं पर एक बार समझ लो ध्यान से, बहुत आसानी से आपको व्यवस्था समझ में आ जाएगी, सिविल वार समझ में आ जाएगी, कतई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक फिगर से ही समझो, ये नॉर्थ के और ये साउथ के स्टेट थे, ठीक समझना, 13 जो कॉलोनी है। अब नॉर्थ के स्टेट जो है स्लेवरी को क्यों चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं, और साउथ के स्टेट है स्लेवरी को क्यों चाहते हैं, यही तो जानना है। उसका कारण है कि जो नॉर्थ के स्टेट थे, यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन था, यानी कि यहां औद्योगिकरण बहुत बड़े स्तर पर था, यहां इंडस्ट्रियलाइज थे यहाँ के जो स्टेट थे। अब ये जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा तो ये फ्री लेबर की बात करेंगे, सस्ते लेबर की मांग करेंगे। सस्ता लेबर,
फ्री लेबर इनको कब उपलब्ध होगा? बोले इनको तभी उपलब्ध होगा जब यहाँ पर दासता जैसा बंधन नहीं होगा, मुक्त होगा, दासता मुक्त होगी, यहाँ पर कोई स्लेवरी सिस्टम नहीं होगा। लेकिन ये साउथ वाले फिर भैया काहे दास बना के रखना चाहते थे? साउथ वाले दास बनाकर इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में भी आपको प्लांटेशन या हॉर्टिकल्चर दिखाई देगा। हॉर्टिकल्चर में होता क्या है, बड़े बड़े बागान होते हैं। साउथ में जो एग्रीकल्चर, साउथ के स्टेट थे, यहाँ के लोग जो बागानी खेती करते थे, बड़े बड़े बागान होते थे। अब बड़े बड़े जब बागान होते थे तो इनको दासों की जरूरत होती ही थी, स्वाभाविक सी बात थी, वो तो अपरिहार्य था कि इनको दास चाहिए ही चाहिए थे। तो जब तक स्लेवरी सिस्टम नहीं होगा तब तक फिर ये बागानों में जो खेती है इसके लिए जरूरत जो व्यक्ति हैं वो कहां से लाएंगे, है ना? तो ये समझ में आया कि कारण क्या था, क्यों आखिर ये स्लेवरी बने रहने की मांग करते थे साउथ वाले, और नॉर्थ वाले क्यों स्लेवरी को खत्म करने की मांग करते थे। यहीं पर समझ लिया है तो सिविल वार इजीली समझ में आ जाएगा। अब दास को लेकर के यहाँ क्या प्रावधान किया गया, समाधान कैसे खोजा गया? बोले देखो यार, दास को लेकर के पॉपुलेशन ज्यादा है दासों की, बोले हाँ, तो किसी तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन बनाकर भी रखना है और इनको हताश भी नहीं करना है और इनकी संख्या बढ़ानी भी नहीं है इतनी। तो क्या करेंगे, ये 3/5 का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या मतलब है? बोले देखो जो 5 दास है ना, उन 5 दासों को 3 स्वतंत्र नागरिक के रूप में काउंट किया जाएगा। यानी कि जो 5 दास होंगे उन 5 में से 2 दास को काउंट नहीं करेंगे, केवल उनकी वैल्यू 3 जो इंडिपेंडेंट सिटीजन होता है, यानी कि 5 जो आपके स्लेव हैं वो 3 सिटीजन के बराबर होंगे। मंजूर है? बोले ठीक है चलो, अभी उस समय तो मंजूर कर लिया गया। बहुत सारे जो साउथ के स्टेट हैं उन्होंने विरोध भी किया, हालांकि 5 दास 3 स्वतंत्र नागरिक के रूप में यहां पर मान्यता दी गई। क्लियर, समझ में आया? फिलाडेल्फिया कांग्रेस में क्या हो रहा था, जब 13 कॉलोनी जीत चुकी थी, जीतने के बाद संविधान का निर्माण हो रहा था, तो संविधान के निर्माण में जिन जिन बिंदुओं पर मतभेद थे उन मतभेदों को खत्म करने की यहां पर कोशिश की जा रही थी। क्लियर? अब यहां पर भैया गृह युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे बनेगी? यही दास वाली व्यवस्था से। दास वाली व्यवस्था से कैसे कि ये जो दास प्रथा है, दास प्रथा तो अभी बनी हुई थी, साउथ में बनी हुई थी, नॉर्थ में खत्म करने की मांग की जा रही थी। तो दासों की मुक्ति को लेकर के ही जो दूसरी क्रांति होती है, वह दूसरी क्रांति ही आपकी अमेरिकन सिविल वार के रूप में जानी जाती है। गृह युद्ध मतलब अमेरिका का गृह युद्ध है। अमेरिका में ही मतलब भाई भाई लड़ गए आपस में, नॉर्थ और साउथ ही लड़ गए। अब बोले क्यों लड़ गए, इनका पहले पक्ष तो समझ लो। इनका पक्ष सीधा है कि जो नैतिक पक्ष समझाने की कोशिश करेंगे कि बाइबिल जो है समर्थन करता है, और वहीं मानवाधिकार के एंगल पर बहुत सारे वहां पर उस समय जो आइडियोलॉजीज थी वो दास प्रथा का नॉर्थ में विरोध कर रही थी, और विरोध करने के स्तर पर बोलेंगे ये मानव अधिकार के भी विरुद्ध है, इनह्यूमन है। ये जो दास होते हैं इनके कोई राइट्स रहते ही नहीं है, जब आप दास बनाकर रखते हो तो बोले ये मानव अधिकार के भी विरुद्ध है। इसलिए नॉर्थ वाले क्या कहेंगे, आलोचना करेंगे, और साउथ वाले इसको जस्टिफाई करेंगे बाइबिल के हिसाब से। बोले बाइबिल में इसका समर्थन किया गया है, इसीलिए ये नैतिक दृष्टिकोण से सही है दासों को रखना। तो साउथ वालों का ये तर्क था, नॉर्थ वालों का ये तर्क था। और आर्थिक पक्ष क्या दिखाएंगे? आर्थिक पक्ष अभी समझा दिया, केंद्र में आपको आर्थिक पक्ष रहकर ही समझना है कि देखो पूंजीवाद जो होता है, पूंजीवाद में स्वतंत्र श्रम सिद्धांत की जो फ्री लेबर आपका, वहां पर बात फ्री लेबर की जाती है। कहां पर? जब आपका कैपिटलिज्म की बात की जाएगी। तो नॉर्थ वाला क्या है, इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, यहाँ कैपिटलिज्म की बात की जाएगी, तो यहाँ फ्री लेबर की बात की जाएगी। और फ्री लेबर में हमें फ्री चाहिए, दास नहीं चाहिए, ठीक है। और वहीं आपका जब साउथ में जाओगे तो साउथ में बागवानी कैसी है भाई, हॉर्टिकल्चर है, बड़े बड़े बागवान है, तो वहां पर दास तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए साउथ वालों को दास चाहिए होता था। फिर संवैधानिक पक्ष की बात करोगे तो संवैधानिक पक्ष में भी आप यहां समझने की कोशिश करो। अभी तो 13 राज्य थे आपके, लेकिन एक्सपेंड तो करेंगे ना वेस्ट की ओर, क्योंकि ये फ्रांसीसी कॉलोनी तो रही नहीं थी। अब ये जब फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी, शुरुआती स्तर पर तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश मोनार्की ने इसको एक्सपेंड करने नहीं दिया, लेकिन जैसे ही इनके अधीन तो रहेंगे नहीं। अब सारे राज्य क्या करेंगे, सारे राज्य अपना एक्सपेंशन वेस्ट की ओर करेंगे और बड़ा से बड़ा एक अमेरिका का क्षेत्र स्थापित करने की कोशिश करेंगे। अब इसके चलते एक्सपेंड जब किया जाएगा तो नॉर्थ वाले चाहेंगे कि यहाँ पर स्लेवरी फ्री हो, जो भी हमारा नया राज्य आए। साउथ वाले चाहेंगे जो भी नया राज्य आए वहां पर स्लेवरी को मान्यता दी जाए। क्लियर? तो एक्सपेंशन के चलते ही यहां पर पश्चिम की ओर जितना ही विस्तार होगा उतना ही दोनों के बीच में विवाद पैदा होगा। तो ये सारी जो पक्ष थे इनके पक्ष भी समझे, साथ ही सिविल वार के लिए कैसे कैसे अमेरिका में ये बढ़ता चला गया। और इसको लेकर के ऐसा नहीं है कि इसको खत्म करने की कोशिश नहीं की गई, इसका समाधान खोजने की भी कोशिश की जाएगी कि भैया कोई सिविल वार ना हो। तो समाधान कैसे खोजा जाएगा उसका घटनाक्रम समझते हैं। देखो अमेरिका में ये कैसे बढ़ता चला गया। सबसे पहले आपका मिसौरी समझौता होता है। मिसौरी पता है ना, मिसिसिपी और मिसौरी नदी पढ़ते हो ना, तो मिसौरी जो होता है, ये मिसौरी
जो जगह है, इस प्लेस पर समझौता होगा। इस प्लेस पर बोला जाएगा कि अमेरिका, ये क्षेत्र हमने देखा अमेरिका, अमेरिका के 36 डिग्री जो अक्षांश है, इस 36 डिग्री अक्षांश के नॉर्थ में जो होगा वो स्लेवरी मुक्त होंगे, जितने राज्य होंगे। इसके जो साउथ में होंगे वो वहां पर स्लेवरी को मान्यता दी जाएगी। तो मिसौरी समझौते को 1820 में इस रूप में जाना जाता है कि नॉर्थ और साउथ के बीच में स्लेवरी को लेकर के जो डिबेट होती थी, डिस्प्यूट होता था, उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिर भी आगे चल करके कैलिफोर्निया, जो आपका वेस्ट में आपका कैलिफोर्निया स्टेट पड़ता है, इस पर विवाद हो गया। जब कैलिफोर्निया का विलय किया जा रहा था तो यहां पर नॉर्थ और साउथ के बीच विवाद देखने को मिल जाता है। अब भैया जैसे विवाद देखने को मिलेगा, आगे आपको एक चीज और समझनी है। यही एक घटनाक्रम आपको दिखाई देगा 1857 का ड्रेड स्कॉट पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। क्या आता है भैया ये? इसके पहले यहां जानो कि बीच में टॉम काका की कुटिया व साइलेंट स्प्रिंग जैसी कुछ बुक्स थी, और ये बुक्स लगातार स्लेवरी मुक्त, पूरा का पूरा अमेरिका जो है स्लेवरी मुक्त होना चाहिए, दास व्यवस्था का विरोध करती हुई ये पुस्तकें रिलीज की जा रही थी। यानी कि इन पुस्तकों में मांग की जा रही थी कि दास व्यवस्था का विरोध होना चाहिए। दासों के कोई राइट होते ही नहीं है ना, दास भी ह्यूमन होते हैं भाई, उनके साथ इन ह्यूमन जैसा ट्रीट किया जाता है। तो ये पुस्तकों के माध्यम से ये भावना लगातार लोगों के भीतर भरी जा रही थी, नॉर्थ वाले स्टेट्स के, और वो समर्थन भी करते थे इनका। साथ ही एक घटना, दो घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसके बाद नॉर्थ और साउथ बिल्कुल आमने सामने खड़े हो जाते हैं। क्या होता है? एक तो नॉर्थ के ही आपके दो स्टेट रहते हैं, नॉर्थ स्टेट के दो स्टेट आपके बोलते हैं कि भैया ये उनका अपना व्यक्तिगत मत होता है, यानी कि सभी स्टेट का अपना व्यक्तिगत मत है, वो चाहे तो अपने यहाँ दास रखें प्रथा को, चाहे तो अपने यहाँ ना रखें। एक तो ये बात होती है। लेकिन दूसरा एक लैंडमार्क डिसीजन आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का जो स्कॉट केस होता है, ड्रेड स्कॉट केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कह देगा? कह देगा कि दास अधिकार विहीन संपत्ति की तरह होते हैं, यानी कि दासों को रखना जो है आपका लीगलाइज कर दिया जाएगा, दास व्यवस्था को लीगलाइज कर दिया जाएगा, जिसका विरोध किसके द्वारा किया जाएगा? नॉर्थ के स्टेट के द्वारा। स्वाभाविक सी बात है, विरोध किया जाएगा, बड़े स्तर पर विरोध होगा कि यार ये तो बड़ी गलत बात है। और इसी विरोध में ही आपकी एक पार्टी निकल कर आएगी, रिपब्लिक पार्टी। ठीक, ध्यान से समझना। और जिसका वोट बैंक कहां होगा? नॉर्थ के स्टेट में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दास प्रथा का विरोध करेगी, और दास प्रथा के विरोध के चलते ही रिपब्लिक पार्टी निकल कर आएगी, और यहीं से एक लीडर निकल कर आएंगे, अब्राहम लिंकन। ठीक, समझना ध्यान से। अब्राहम लिंकन निकल कर आते हैं, और कैसे जन्म हुआ समझ में आया? चूंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है, डिसीजन में भी जो दास प्रथा होती है इसका समर्थन कर दिया जाता है। कुछ नॉर्थ के स्टेट भी आपका इस बात का समर्थन कर देते हैं कि भैया जो स्टेट चाहे वो स्टेट अपना दास व्यवस्था को रखे, और जो नहीं चाहे इसका इंडिविजुअल मत होना चाहिए ये। तो इसके बाद ही एक रिपब्लिक पार्टी बनेगी, नॉर्थ के स्टेट सारे एक होंगे और एक रिपब्लिक पार्टी बनती है, और उस रिपब्लिक पार्टी के आपके एक लीडर निकल कर आते हैं, अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन, यहां समझना, अब तक अमेरिका के 34 राज्य हो चुके थे। 13 से कितने हो चुके हैं? 34 राज्य हो चुके हैं। और थोड़ा इसको भी समझ लेना, अमेरिका के जो 34 राज्य हैं, इसमें से यहां पर मौजूद जो 11 राज्य थे ना, ये 11 राज्य ही आपके दास प्रथा का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। अभी आगे समझ में आएगा। बाकी जो 23 राज्य थे, ये दास प्रथा का विरोध करते ही नजर आएंगे। तो यहां जानने वाली बात यह है कि नॉर्थ का जो वोट है, ये देखो नॉर्थ जो स्टेट है, इनका वोट तो पूरा अब्राहम लिंकन को मिलेगा ही, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने चुनाव ही किस बात पे लड़ा था कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा, रिपब्लिक पार्टी यहां से आती है और बोलती है जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा वैसे ही इस दास व्यवस्था को पूरे अमेरिका से खत्म कर दूंगा। और इस पर इनका स्टेटमेंट बहुत ही पॉपुलर हुआ कि अपने आप में बटा हुआ घर खड़ा नहीं रह सकता है। मेरा विश्वास है कि यह सरकार आधी गुलाम व आधी आजाद स्थायी रूप से टिकी नहीं रह सकती है। यहाँ आधी गुलाम और आधी आजाद का मतलब क्या था कि आधे जो राज्य हैं वहां पर तो एक तरीके से आपको दास व्यवस्था नहीं दिखाई देगी, और आधे ऐसे हैं जहां पर ये गुलामी मतलब दास व्यवस्था दिखाई दे रही है। तो इसी बात से आपको समझना होगा कि साउथ के जो ये 11 स्टेट बताए ना, इन 11 स्टेटों में कहीं भी वोट नहीं मिला, एक भी वोट नहीं पाए, क्योंकि सीधा सीधा विरोध कर रहे थे दास व्यवस्था का। लेकिन जो 23 राज्य थे, इन राज्यों में अब्राहम लिंकन को वोट मिलता है और राष्ट्रपति के रूप में वह चुन लिए जाते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति के रूप में जीत कर आएंगे, शपथ लेने जा ही रहे होते हैं, और शपथ लेने जा रहे होते हैं उसके पहले ही साउथ का एक राज्य रहता है, साउथ कैरोलिना। ठीक, इसको मैप पर भी देखना चाहोगे? देखो, ये देखो ध्यान से, ये दिख रहा है साउथ का, ये साउथ कैरोलिना। ठीक, ध्यान से दिखा, ये येलो कलर का साउथ कैरोलिना है। ये तुरंत क्या करेगा? तुरंत बोल देगा भाई हम ये जो अमेरिका का जो यूनियन है, जो फेडरेशन है, अमेरिकी संघ है, इससे हम अलग होते हैं, हम नहीं मानते हैं इन्हें राष्ट्रपति के रूप में, हम स्वीकार नहीं करेंगे अब्राहम लिंकन को। तो सबसे पहले जो अलग हुआ
वो राज्य कौन सा था? दक्षिणी कैरोलिना। क्लियर? मैप पर भी समझ में आया? तो दक्षिणी कैरोलिना सबसे पहले अलग हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके साउथ के और जो राज्य थे जो दास प्रथा का समर्थन करते थे और चाहते थे स्लेवरी सिस्टम बना रहे, वो भी इसके साथ आ जाएंगे, 10 और राज्य। तो कुल मिलाकर के 11 राज्य वही पृथक हो जाएंगे जहां से कतई वोट भी नहीं पाए थे ये, और ये अपना एक कॉन्फेडरेशन बना लेंगे, परिसंघ बना लेंगे। अपना कॉन्फेडरेशन जैसे ही बनाएंगे और अपना राष्ट्रपति किसको? जेफरसन डेविस को नियुक्त कर देंगे। यानी कि ये बोलेंगे 11 राज्य हम तुमसे अलग हैं, हमको अपने साथ मत जोड़िएगा, ठीक है? हम 11 अलग हैं और हमारे राष्ट्रपति कौन है? जेफरसन। हमारे राष्ट्रपति कौन नहीं है? लिंकन नहीं है। तो यहां बोले भाई अब तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब यहां से नॉर्थ और साउथ आमने सामने खड़े नजर आएंगे, फिर दोनों के मध्य क्या होगा? टकराहट होगी, और उस टकराहट में ही जो नॉर्थ का फ्रंटियर है इसको लीड कौन करेगा? इसको लीड आपके अब्राहम लिंकन करेंगे। अंततः देखो सरेंडर भी कराएंगे, साउथ के जो 11 स्टेट हैं इनके हेड से सरेंडर कराएंगे, इनका जनरल जो होता है जनरल हेड ये सरेंडर करेगा, और फिर कुछ प्रावधान ऐसे किए जाएंगे जिसके आधार पर सिविल वार को खत्म किया जाएगा अमेरिका से। क्लियर? समझ में? पूरी कहानी बनी, पूरा एक डायग्राम बन गया होगा, पूरा एक फ्रेमिंग बन गई होगी। बोला ना कहानी की तरह समझो, बिल्कुल मजा लेते हुए, है ना, अमेरिका की क्रांति को। अब बोले जैसे ही यार ये नॉर्थ और साउथ सामने खड़े हो जाएंगे, अब अब्राहम लिंकन के हाथ में चुनौती आ गई कि हम राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन साउथ वाले जो 11 राज्य थे ये तो अलग हो गए, और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था उसका यूनाइटेड तो बचा ही नहीं, खाली स्टेट ऑफ अमेरिका रह गया। क्लियर? तो अब बोले अब्राहम लिंकन ने यहाँ कैसी भूमिका निभाई? एक प्रश्न हमसे यहाँ बन सकता है, एक तो सिविल वार पर, दूसरा सिविल वार के रीजन हमने समझ लिए, सिविल वार में को खत्म करने में, अमेरिका को एक महाशक्ति बनाने में अब्राहम लिंकन ने कैसे अपनी भूमिका निभाई, इसको समझना है। इनके मूल्यांकन पर भी, इनके व्यक्तिगत मूल्यांकन पर भी प्रश्न आ सकता है। तो एक बढ़िया इंट्रोडक्शन देखो यहां पर लिखा हुआ है। क्या इंट्रोडक्शन है? जैसे रूजवेल्ट के बिना आर्थिक मंदी का इतिहास, अभी आर्थिक मंदी भी पढ़ेंगे, तो जैसे रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति रहे इनके बिना आर्थिक मंदी, और चर्चिल के बिना सेकेंड वर्ल्ड वार का इतिहास। जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे तो वहां चर्चिल की भूमिका को जानेंगे, अब जब आर्थिक मंदी पढ़ेंगे वहां रूजवेल्ट की भूमिका को जानेंगे, और सेम उसी तरीके से अब्राहम लिंकन के बिना दास प्रथा का उन्मूलन और गृह युद्ध का, सिविल वार का इतिहास अधूरा है। ठीक है? तो चाहे आपको जब भी आर्थिक मंदी पर आपको इंट्रो बनाना हो तो बेहतरीन इंट्रो, चाहे आपको आपका सेकेंड वर्ल्ड वार पर इंट्रो बनाना हो, चर्चिल और सेकेंड वर्ल्ड वार से जोड़कर, तो वहां अच्छा इंट्रो आपको दिख जाएगा, या अब्राहम लिंकन के बारे में आपको लिखना है तो वहां पर भी ये इंट्रो देखो आपको दिख जाएगा। मूल्यांकन करने पर आता है व्यक्तिगत तौर पर जब भी प्रश्न बनाया जाएगा। तो क्लियर हुआ? इंट्रोडक्शन अच्छा है कि नहीं है? अब देखो, अब बात करते हैं इनकी व्यक्तिगत मान्यताएं क्या थी। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि अब्राहम लिंकन की पार्टी रिपब्लिक पार्टी का उदय ही कैसे हुआ। उदय ही आपका इसी आधार पर हुआ था कि हम दास प्रथा को खत्म करेंगे। अब बोले दास प्रथा को खत्म करेंगे और इसके साथ साथ अब्राहम लिंकन जीत कर आते हैं, तो इनकी व्यक्तिगत जो विचारधारा थी वह थी दास प्रथा विरोधी। लेकिन आपको इनका मूल्यांकन जब करना है ना, तो इनको देखना पड़ेगा इन्होंने अपनी व्यक्तिगत जो पर्सनल आइडियोलॉजी थी उसको साइड में रखते हुए संघ की रक्षा के लिए, संघ की रक्षा को प्राथमिकता दी। यानी कि अमेरिका जो एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसके फेडरेशन को बचाना इन्होंने उस प्राथमिकता दी, अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको किनारे रखा, और इसी के चलते वो गृह युद्ध को समाप्त भी कर पाए। और गृह युद्ध में अब सीधा सीधा इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन ही मात्र नहीं किया, बल्कि दासों के लिए प्रबंध भी बेहतर आगे उसके प्रायोजन भी किए। उसके प्रायोजन आपको भी दिखाई देंगे। ठीक है? कैसे इन्होंने गृह युद्ध तो लड़ा, सिविल वार लड़ा, 3000 से ज्यादा युद्ध भी लड़े गए, 3000 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी गई हैं अमेरिका की क्रांति में पूरी। ठीक है? उसमें आपको सिविल वार में विजित होते भी दिखाई देंगे। हालांकि इनको गोली मार दी जाती है, इनकी हत्या हो जाती है, लेकिन जो दास प्रथा के उन्मूलन के लिए इन्हें प्रमुख रूप से जाना जाएगा, और उसमें इन्होंने अपनी इंडिविजुअल आइडियोलॉजी को किनारे रखते हुए ये इनकी कोशिश थी कि अमेरिका के फेडरेशन को, अमेरिका संघ को बचाना है, उसे जीवित रखना है। ठीक है? ये 11 राज्यों को अलग नहीं करके 11 राज्यों को अपने साथ जोड़ करके एक अमेरिका को महाशक्ति बनाना है, और उसमें उन्हें संतुष्ट करना पड़ेगा। जो उनकी प्रमुख मांग थी, दास व्यवस्था बनाए रखो। बोले दास व्यवस्था तो भाई संभव नहीं है ना? दास व्यवस्था इनह्यूमन एक तरीके से प्रैक्टिस है, इसको नहीं बनाया जा सकता है, इसको रखा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ प्रोविजन ऐसे कर दिए जाएंगे, ये लोगों के बीच में भरेंगे, जो विचार देंगे, विचार यह देते हैं कि देखो यार, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक हो जाओ। तुम याद करो जब तुम मिलकर लड़े थे, किसके विरुद्ध? ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। भूल गए क्या? तुम 13 राज्य थे, जो 13 राज्यों मिलकर लड़े हुए थे, कहां गई वो सांस्कृतिक एकता? तो ऐसी बातें करेंगे, इस तरीके के स्लोगन्स देंगे वो, और लोगों को एक करने की कोशिश करेंगे, और उसमें काफी हद तक कामयाब भी रहे। साथ ही साथ अमेरिका को एक बड़ी महाशक्ति बनाना है, उसके लिए तो हम दोनों को एक आगे
एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा। तो ये स्लोगन दिए जाते हैं, उसका प्रभाव भी दिखता है। साथ ही संविधान में कुछ संशोधन करने पड़ेंगे। अब संविधान में जो संशोधन हुआ उसके लिए 13वां संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 13वां ही संशोधन था जिसके बाद दास प्रथा को खत्म किया जाता है। और बोले थे ना कि पूरे अमेरिका से दास प्रथा को खत्म कर देंगे, लेकिन केवल दास प्रथा को खत्म करके ही काम नहीं चलना था। 14वां जब संविधान संशोधन होता है तो वहां पर उन्हें पॉलिटिकल राइट दिए जाते हैं। फिर जब 15वां संविधान संशोधन होगा तो उन्हें नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। क्लियर बात है? तो पॉलिटिकल राइट भी दिए जाएंगे और नागरिक अधिकार भी दिए जाएंगे। ये तो घटनाक्रम हो गया आपका खत्म। 1865 के आसपास का ये घटनाक्रम था पूरा। तो 1860-65 में आपका ये पूरा घटनाक्रम दिखाई देगा, जहां सिविल वार के पश्चात दास प्रथा को खत्म किया जाएगा और दास प्रथा खत्म करने के साथ साथ उन्हें पॉलिटिकल राइट और सिविल राइट भी दे दी जाएंगे। लेकिन क्या सही मायने में उन्हें नागरिक अधिकार मिले हुए थे? बोले नहीं मिले थे। दासों को अभी भी आजादी नहीं थी। आप एक बात बताइए, आप सती प्रथा तो खत्म कर दोगे, कानून बनाकर खत्म कर दोगे, ठीक है, संविधान बना दोगे, संविधान में लिख दोगे, लेकिन जब तक मानसिक स्तर पर, जब तक उन्हें राइट्स और नहीं दिए जाएंगे, तब तक क्या आप इसको खत्म कर सकते हो? पूरी तरीके से नहीं खत्म कर सकते हो। वैसे ही दास व्यवस्था को आप पूरी तरीके से नहीं खत्म कर पाओगे। इसलिए ही आपको आगे एक आंदोलन दिखाई देगा, सिविल राइट आंदोलन। और यहां से जुड़े हुए जो व्यक्ति दिखाई देंगे, मार्टिन लूथर किंग, इनका नाम तो आप सभी जानते होंगे। तो मार्टिन लूथर किंग को किस रूप में जाना जाता है? बोले दास प्रथा तो खत्म कर दिया, लेकिन दासता नहीं खत्म कर पाए। और दासता खत्म करने के संदर्भ में ब्लैक पर्सन थे, जो रेसिज्म का शिकार होते थे, आज भी देखो, आज भी 100 सालों बाद 1950-60 में ये चीजें खत्म की गई। ब्लैक पर्सन थे, इन्हें राइट टू वोट दिया गया, ठीक, राइट टू वोट का अधिकार ही नहीं था 100 सालों तक। तो 100 सालों के बाद जब सिविल राइट मूवमेंट होता है मार्टिन लूथर किंग की अध्यक्षता में, लीडरशिप में, तो मार्टिन लूथर किंग की लीडरशिप में जब सिविल राइट मूवमेंट होंगे, तो वहां पर जाकर के तब 100 सालों बाद पहली बार ब्लैक पर्सन को राइट टू वोट मिलेगा। अश्वेतों को पहली बार वोट करने का अधिकार दिया जाएगा। और यही कारण है तब जाकर के आगे 2008 में पहला अश्वेत राष्ट्रपति बनता है आपके बराक ओबामा। ठीक, समझे बात को? 1950-60 के दशक में पहली बार तो इनको राइट टू वोट मिलता है और 2008 में जाकर के पहला कोई अश्वेत होता है जो राष्ट्रपति बनता है अमेरिका का। क्लियर? तो पूरा क्रांति से लेकर के आज तक का घटनाक्रम समझ में आया, पूरा लिंक हुआ, सारी चीजें जुड़ी एक साथ। और अब कोई भी प्रश्न अगर आपसे लिखने के लिए आएगा, इजिली आप टैकल कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो यही कोशिश थी कि कोई भी घटनाक्रम ना छूटे आपसे, अमेरिका की क्रांति को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, कोई घटनाक्रम आपसे पूछा जाए और लिखने को दिया जाए, पॉइंट्स आप जनरेट करो, इजिली आपके दिमाग में पॉइंट्स आने चाहिए। तो ये कहानी थी पूरी, जो अमेरिका की क्रांति से शुरू होती है और अमेरिका की क्रांति के कारणों को समझते हुए फिर इसके बाद में जब संविधान बनाते हैं, संविधान में मतभेदों को समझा, मतभेदों के बाद जब नहीं मतभेद सुलझे तो सिविल वार को समझा, और जब सिविल वार हो गया तो उसके बाद दासों की जो समस्या बनी रही उसको हमने सिविल राइट मूवमेंट के रूप में समझा। सिविल राइट मूवमेंट के बाद ही एक आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिखाई देता है, जो बेहतरीन लोकतांत्रिक आपका एक राष्ट्र बनकर निकल के आया, और जहां पूंजीवाद जैसी व्यवस्था का उद्भव होता है और एक वैश्विक स्तर पर महाशक्ति के रूप में उभर कर आता है। क्लियर? तो वैश्विक महाशक्ति के पीछे की जो कहानी है, इस बैकग्राउंड के माध्यम से, इस कथाक्रम के माध्यम से आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको अपना फीडबैक देना है कि जो प्रयास किया है आपको समझाने का, उसमें मजा आया कि नहीं आया। टाइम तो खराब नहीं हुआ, क्योंकि वैल्यूएबल टाइम था आपका, चूंकि प्रीलिम्स के स्तर पर पढ़ना नहीं, एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो अमेरिका की क्रांति को लेकर के जितना घटनाक्रम आपको समझाया है वो आसानी से आपको दिमाग में आपके घुस गया है। घुसने के बाद अब क्वेश्चंस आपसे अगर लिखने को आएगा, या जो प्रश्न पड़े हुए हैं इस क्रांति को लेकर के जो पूछा गया था, वो प्रश्न अब आप लिखने की कोशिश करना, या प्रीवियस ईयर के प्रश्न खंगालना। अमेरिका की क्रांति पर प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको लिखने की कोशिश करना। लिख पा रहे हो तो मतलब पढ़ा हुआ कारगर है आपका। और आगे हम अगले देखेंगे, फ्रांस की क्रांति को समझेंगे। इस पर बढ़िया फीडबैक रिस्पॉन्स देना है आपको, फिर आगे प्रयास करेंगे फ्रांस की क्रांति और आगे जितने टॉपिक्स हैं जो विश्व इतिहास को लेकर के अपने एग्जाम में आते रहते हैं, वो सब यहां डिस्कस कर लिए जाएं। ठीक है, धन्यवाद।